हर महादेव। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट स्पेस का लिंक शेयर कर दीजिए। जिनको भी माइक चाहिए और माइक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको माइक दे दिया जाएगा। टॉपिक जो है अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और एक दिन का गैप लेने के बाद जब उन्होंने अपने नमूनों के साथ एक मीटिंग मीटिंग करी होगी और जब सब पता कर लिया कि भाई सब कुशल मंगल हो, सब ठीक ठाक, किटी पार्टी वाले जो दोस्त हैं उनके साथ मतलब बढ़िया पैग वैग लगाए होंगे, और फिर एक दिन बाद जब हैंगओवर उतरा तो फिर आज उनको लगा कि चलो अब मैं पुरानी हरकतों पर लौटता हूँ। और अरविंद केजरीवाल ने अपने जो ड्रामेबाजी है उसकी शुरुआत कर दी है। तो यही मेन टॉपिक है। इसके अलावा कई और चीज़ें हुई हैं जो छोटी छोटी जानकारियां हैं असेंबली इलेक्शंस को लेके, वो भी मैं आपको दूंगा। और कोलकाता वाला जो मामला है, संदीप घोष जो है उसको हिरासत में भेज दिया है कोर्ट ने। आज वहाँ उसकी हियरिंग हुई थी, इस पे भी बात करेंगे। तो अगर पहली बात करें वो है अरविंद केजरीवाल की। या अरविंद केजरीवाल के एक दो लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम दिया करिए, जुड़ जाया करिए हम लोग। तो मैं पहले दो तीन चीज़ों से शुरू करता हूँ, फिर अरविंद केजरीवाल पे आता हूँ जिससे बाकी लोग सुन लें। अ, तो एक तो जो मामला आज का हुआ है वो है रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा चुनावों के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आज उन्होंने राहुल गांधी की कस के उतारी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे उस दौरान उन्होंने सिखों पर अभद्र टिप्पणियां करी। उन्होंने कहा कि वो भारतीय नहीं है और राहुल को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये जो है रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से एक अटैक कह सकते हैं आप, किया गया है राहुल गांधी की जो टिप्पणियां रही हैं सिख समाज को लेकर। उन्होंने बताया था कि भारत में सिख समुदाय के लोग जो हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सिख समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी पगड़ी या पग जो भी उसको कहना चाहें आप, वो नहीं बांध पाते हैं। गुरुद्वारे जाने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। जो पन्नू है जो कि एक खालिस्तानी है, उसने इस बात पर राहुल गांधी की तरफदारी करी थी। उन्होंने कहा कि वाह राहुल जी, आपने क्या बात कही है, और भारत में बिल्कुल ही सही बात है कि सिखों का शोषण हो रहा है। ऐसा खालिस्तानी समूह का एक बहुत बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर सॉर्ट ऑफ है, और जो कि अमेरिका के पेरोल पर है और अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी तरफ से बयान आया था। ये बयान जो है उसी के बाद आया है जब हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप सिंह धनखड़ जी, उन्होंने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जब आप संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं और जब आप इस तरह की बातें करते हैं जिसमें आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो ये जो टिप्पणी होती हैं ये सही नहीं होती हैं, और ये संविधान विरोधी जो आपकी मानसिकता है उसको क्लियर कट दर्शाता है। तो ये भी चीज़ जो है ये अब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने, आपको ये भी याद दिला दूं कि आरक्षण के लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी जो है आरक्षण को खत्म करने का सही समय नहीं है, पहले भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और तब पता है जब पैरिटी पे आ जाए जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो कि अभी मुझे नहीं दिखता है, मतलब राहुल गांधी को नहीं दिखता है, उन्होंने कहा था तब तक इसको नहीं खत्म किया जाना चाहिए। इसके बाद हरियाणा में जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उन्होंने भी इसमें राहुल गांधी की वाहवाही करी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, बिल्कुल जो राहुल जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और आपको अगर याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो पिट्ठू हैं यहाँ पे, कुछ अकाउंट्स हैं जो कि आज भी स्कॉट फ्री घूम रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था ऐसी है, या फिर मतलब भाई कुछ लोग बताओ उनको पकड़ना नहीं चाहते हैं जिस मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी वाले हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो वो उन्होंने फेक और एडिटेड वीडियो जो था अमित शाह जी का वो चलाया था, और उसका प्रचार प्रसार पूरी तेजी से हुआ था। मात्र 12 से 14 घंटे के अंदर वो देशव्यापी तरीके से फैलाया गया था, और 24 घंटे के अंदर ओरल रिमार्क से लेके रिटन पैम्फलेट्स के तौर पर वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और लोगों को भरमाने की कोशिश की गई थी, जिसका बड़ा अच्छा खासा
जो कहते हैं सेटबैक बीजेपी को देखने को मिला था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं उसमें तलवारें खिंची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज में बगावत के सुर अलापने वाले कई नेतागण हैं, और 90 की 90 सीटों पर कोई ना कोई नाराजगी है इस समय। और बीजेपी जो है पूरी मुस्तैदी से लगी है नॉन जाट ओबीसी वोटर्स को रिझाने की कोशिश में लगातार वो काम कर रही है। कांग्रेस उसके उलट लगी हुई है जाट वोटर को सेटने के लिए, साथ में मुसलमानों को भी जो छोटे मोटे हैं उनको भी लाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का विरोध किया गया है हरियाणा में। अब क्योंकि जजपा जो थी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, उसको भी अलग नहीं देखते हैं, और जजपा भले ही कुछ भी अलायंस बना के घूम रही हो, अब इस समय चुनावों में बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हो, दुष्यंत चौटाला को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला जो हैं आज जा रहे थे तो वहाँ पे नरवाना की तरफ, वहाँ पे इनकी गाड़ी का घेराव किया गया, और मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है इनको आज फेस करनी पड़ी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं विनोद भयाना, जो है इनको भी विरोध झेलना पड़ा। तो हरियाणा में इस बार के चुनाव जितने इजी कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस हिसाब से एक आज भी जिसको कहते हैं ना एक इल्यूजन में रहना जो लोग पसंद करते हैं वैसे लगे हैं, तो वो वैसा है नहीं। चुनाव इंटरेस्टिंग जरूर होंगे इस बार हरियाणा के, लेकिन कांटे की टक्कर में अभी भी अगर कहा जाए तो हाँ, अगर बीजेपी चाहे तो गेन कर सकती है, लेकिन अभी मुझे नहीं दिखा है कि बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है कि वो गेन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई है वो एक फैक्टर रही जिसमें बीजेपी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलने की संभावनाएं हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट अब जब वर्किंग डेज आएंगे, अगला हफ्ता लगेगा, तब देखने को मिलेंगे क्या होगा। लेकिन बाकी जो किया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से वो अभी भी मुझे नहीं दिखता है। वो एक्टिव मोड में जो चुनाव में बीजेपी की एक बड़ी मशीनरी काम करती थी वो पूरी तरह लथर पथर है। दूसरा, जो संघ और वो वाली बात की जाती है उसमें भी कोई सामंजस्य नहीं है। कोई अगर बड़ा बता रहा हो या बताने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं बहुत अच्छा तालमेल बैठ गया, वो सब कहाँ कहने की बातें हैं। अभी कहीं कुछ देखने को उस तरीके का नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जब आप एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे होते हैं 10 सालों की, और जब आपको मालूम है कि आपके जो अपोजिशन में लोग हैं उनमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं, कम से कम आप सम्मानजनक स्कोर लाने की कोशिश में तो लगे ही रहते हो। तो अभी वही जो चुनावों के पहले और लोकसभा चुनाव के टाइम जो स्टैंड था कि भाई 20-25 आ जाए बहुत बड़ी बात है, अभी भी इनका आंकड़ा वहीं के वहीं अटका है। अब उसमें कई लोग कहते हैं कि भाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो इतना ही आ जाए बहुत बड़ी बात है और ताली पीटनी चाहिए। भाई चुनाव जो होते हैं ना, उसमें आपको ये गौर करना चाहिए कि आप किस तरीके के मंसूबे पाले लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। आप ऐसे ही अगर कहते रहोगे कि अरे ठीक है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो जीत जाए कि वो ना जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी आवाज आ रही है? एकदम म्यूट हो गया आपका। हाँ, वो बार बार एक कॉल आ रही। तो मतलब इसमें यही चीजें हैं कि आपको चीजों पर कुछ गौर करना चाहिए कि आपको चुनाव लड़ना है, और आपको एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ चुनाव लड़ना है जो कि अपनी कमर कस के बैठा है, आपको हराने की कोशिश में वो लगा हुआ है। हरियाणा का चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी जो राजनीति है आगे की उसकी भी दशा और दिशा जो है वो तय होगी। वो लोकसभा चुनाव का जो सेटबैक है, उसके बाद ये पहले चुनाव हैं। जम्मू एंड कश्मीर में तो कोई खासी उम्मीद है नहीं। वैली में कम सीटों पर जा रहे हैं लोग बीजेपी वाले, उसमें मतलब कई लोग कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक तौर पर किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक तौर पर किया जा रहा है, लेकिन भाई आप वहाँ वैसे भी एक कोई बहुत बड़े प्लेयर तो है नहीं, आप सपोर्टिंग प्लेयर हैं, आप छोटे छोटे लोगों को लगाए हुए हैं। अब वो आते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी देखना होगा वो कितना सफल हो पाते हैं।
इतना ज़्यादा जो है कंपटीशन है वहाँ पे इस समय। अलग अलग जो दल हैं अपनी अपनी अलग तरह की पोस्चरिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने विचार विमर्श जो हैं वो रख चुके हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से एनसीपी, सॉरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने मंसूबे साफ कर चुकी है कि वो देश में विभाजनकारी जो नीतियां उन पर काम कर रही है। पाकिस्तान के साथ उनकी अलग तरह की दोस्ती है, वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ वो कलवैयाँ डाल के रहें। जो इस चीज़ का विरोध करेगा वो मतलब वो विरोधी बता देते हैं अपना, और बताने की कोशिश करते हैं कि आप सब संघी हो। उसी तरीके से पीडीपी पार्टी है, पीडीपी की भी सेम मंशा रहती है, पीडीपी भी वही करती है। और यही सारे तरह के जो दल हैं ये लगातार जो हैं उस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि एक जो आम भारतवासी है उसको कहीं ना कहीं खौफज़दा होना पड़ता है कि गलती से अगर ये लोग पावर में आते हैं, इनके पास पावर आती है, तो ये किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि बिगड़ गया है कि आप पे टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है। थोड़ा जुझारू हुई है तो आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें काट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ आप एंटी इनकम्बेंसी तो झेल रहे हैं, लेकिन आप तब भी कुछ चीज़ों पर काम कर सकते हैं जो आपके कद्दावर नेता हैं। फॉर एग्जांपल आज अनिल विज की अगर बात की जाए तो अनिल विज जो है उन्होंने आज जो मुख्यमंत्री पद है उस पर दावेदारी ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के पहले ही क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी जो होंगे वो मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए जाएंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है। इसके बाद हमने देखा कि गुड़गांव की तरफ से आने वाले राव इंद्रजीत सिंह जो इस समय एमओएस हैं, उन्होंने भी अपने दावेदारी ठोकी। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी नेता हूं और मेरे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है 2014 और 2019 के चुनाव में। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो मेरी ही वजह से बने थे। कई सीट्स हैं जिन पे मेरा प्रभुत्व है, तो मुझे भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसे ही अनिल विज हैं। अनिल विज जो है नंबर 2 थे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। खट्टर जी कैसे काम करते थे वो सब हमको मालूम है। खट्टर जी का जो असल काम करने का था वो विज जी करते थे। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी, जितने भी बाकी लोग थे, वो सारे टाइट करने का काम अनिल विज का होता था। अनिल विज से ब्यूरोक्रेसी हरियाणा की जो थी वो थर थर काँपती थी। किसी एक की भी कोई कंप्लेन आती थी और अनिल विज के कान में वो पड़ गई तो अनिल विज जो है कान उमेट कर रख देते थे, और फिर चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई पीसीएस हो, चाहे मतलब कोई एचएएस का बंदा हो, कुछ भी हो, वो काम करता था। और लोगों के बीच में इस बात में काफ़ी लोकप्रिय थे अनिल विज। जब खट्टर जी ने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया, दोबारा कैबिनेट का गठन हुआ, लोग मंत्री बनाए गए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। अनिल विज हो गए नाराज, क्योंकि अनिल विज की काफ़ी उम्मीदें थी। अनिल विज की नाराज़गी जो थी उसके बाद एक तरीके से देखने को मिला कि अनिल विज खुद भी साइडलाइन होके अपनी मर्जी से पड़े थे, और बाकी कोशिश भी उस तरीके से नहीं की कि अनिल विज को वापस लाया जाए। अनिल विज को अगर टाइमली लाइमलाइट में लाने की कोशिश भी की जाती, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, किसी और तरीके से भी प्रलोभन दिया जा सकता है। राजनीति में सब संभावनाएं होती हैं। हर आदमी दो तीन जो ऑप्शंस होता है ना वो लेके चलता है। राजनीति में कोई बचपन से ठान के नहीं चल रहा होता है कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि इट इज़ नॉट फीजिबल। आपकी बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरह की जो होती है एक्सेप्टेंस होती है, आपको मनाना होता है, आपको कई सारी चीज़ों का प्रलोभन देना पड़ता है जिससे कि पार्टी भी अपने काम करवा सके और बाकी लोग भी करवा सकें। तो अनिल विज जो हैं उन्होंने भी आज अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा मैं आज पेश कर रहा हूं। पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है ये उनका फैसला है। तो ये आज अनिल विज ने अपने दावेदारी रखी है। और अगर अनिल विज को लेकर बीजेपी और थोड़ा उनको प्रोमिनेंस में लाती है, और मतलब अगर इनको और कैंपेन वैम्पेन करवाती है, इनकी बातें रखवाती है, तो लोकल लीडरशिप के हिसाब से ये एक प्रभावी चेहरे के तौर पर साबित हो सकते हैं। तो ध्यान देना चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए वो अलग बात है, थोड़े टेढ़े किस्म के व्यक्ति हैं तो मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक रहेंगे, लेकिन बाकी और तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं जो मेन बात है वो है अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपना ड्रामा जो है खेलने आ गए।
और ये एक तरीके से आज पूरा मीडिया में छाने का उनका पैतरा था। और अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो फैसला करके आए हैं, उससे कांग्रेस को भी शॉक लगा ही होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये वाजिब बात है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि इससे उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है, या कांग्रेस के जो अनूठे चमचे घूमते रहते हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल राजनीतिक समझ तो बहुत दूर की बात है, वो तो बस जयकारे लगाने में एक राज परिवार के लगे रहते हैं, और बाकी सब उनको बताएं गधे नजर आते हैं, तो उनको भी गौर करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार कर क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो आज कदम उठाया है, वो निसंदेह एक ऐसा स्टेप है जो कि कई लोगों के लिए शॉकिंग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से इस्तीफे की पेशकश करेगा। अरविंद केजरीवाल जो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत क्लियर कट ड्रामा है। वो लोगों की मानसिकता के साथ खेलने की कोशिश है, अपने लिए सिंपैथी, सद्भावना जो है वो इकट्ठा करने की एक कोशिश की जा रही है। अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो अपने नेशनल एम्बिशंस जो हैं उनको भी धार देने की बात कर रहा है। अब जो आज ड्रामा हुआ है उसकी बात करें, तो अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला किया कि भाई मैं जो हूँ 2 दिन बाद जो है इस्तीफा दूंगा। और 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जो हैं बाहर आए। कल बताया जा रहा है कि कल इनके जो किटी पार्टी के दोस्त हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उनके साथ मीटिंग हुई, और कल इन्होंने वहाँ सभी नेताओं को, जो भी लोग इकट्ठा थे इनके खासम खास, उनको ये बताया कि भाई मैं त्यागपत्र देने की सोच रहा हूँ। आज जो है अरविंद केजरीवाल जो थे वो अपने दफ्तर में थे। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में उन्होंने एक बड़ी सभा जो थी जुटा रखी थी। सारे जो उनके चेले चपाटे हैं वो भी आगे पीछे बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब मैं जनता की अदालत पे ईमानदारी का फैसला करवाने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई 2-3 दिन में विधायकों की बैठक होगी, और विधायकों की बैठक के बाद नया जो मुख्यमंत्री है वो चुना जाएगा। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि भाई जब तक जो है जनता के न्यायालय में मेरे को ईमानदारी के ऊपर जो मेरा दाग लगाने की कोशिश की गई है वो मिट नहीं जाता है, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मनीष सिसोदिया को भी लटका के साथ में ले गया अरविंद केजरीवाल। कहता है कि भाई मनीष सिसोदिया जो है वो भी कोई पद नहीं लेगा। कल मेरी मनीष जी से बात हो रही थी, उसका भी ऐसे ही सोचना है। तो मनीष सिसोदिया अगर मन के अंदर ही इस तरह के भाव में थे कि अगर मौका मिलेगा तो मैं जो हूँ अब की बार लपक के मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर उस तरीके की कोई बेल कंडीशन नहीं है। और मनीष सिसोदिया जो है उनको मुख्यमंत्री वाली जो बात थी उससे वो किनारे हो गए। ठीक है, क्योंकि हटा दिया केजरीवाल जी ने। अब सीधी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है ये पूरा का पूरा जो ड्रामा कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के जो इमोशंस हैं उनको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के। एक तो आज जैसे राहुल गांधी है, उसको एक कॉम्पिटिटर मिला। देश विरोधी अगर राजनीति करी जाए तो उसमें अगर दो बड़े नाम अगर आपको देखने हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। एक राहुल गांधी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी तो स्थापित हैं कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं और एक बड़े परिवार के सुपुत्र हैं, मतलब एक राजमाता जो हैं चमचों की, उनके सुपुत्र हैं। तो बचपन से लालन पालन ऐसा ही हुआ है, और वो जिस तरह की बातें करते हैं वो हम सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल एक अर्बन नक्सल मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये उभर के आए राजनीति में, और दिल्ली से एक शुरुआत थी, क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित को इन्होंने हटाया, लेकिन मंसूबे इनके हमेशा से ही नेशनल वाले रहे हैं। तो ये हमेशा ही जो एम्बिशन लेके चले हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स के लेके चले हैं। याद होगा हमें कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बहुत बुरी तरह हारा था, लेकिन तब भी हरकतों से बाज नहीं आया था। और यही एम्बिशंस पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल दोबारा उतरा है। अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे ये नज़र आया कि जब मेरा बुरा वक्त आया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के रंग दिखाए।
उसको इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि उसकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसको ये भी विश्वास है कि अगर उसने अपनी पार्टी और अपना कद बढ़ाने की कोशिश नहीं करी तो आगे जाके वो डेसिमेट हो जाएगा। केजरीवाल को पूरी तरीके से ये विश्वास है कि दिल्ली में उसकी इमेज को डेंट लगा है। जैसे ही वो 21 मार्च को अरेस्ट हुआ था और करीबन करीबन 176 डेज बाद बाहर निकला है, ना पहले जब वो जेल गया तब लोगों में कोई भी इस तरह की मायूसी देखने को मिले कि कहें कि अरे केजरीवाल जेल में है। और अगर इतने ही लोकप्रिय नेता केजरीवाल होते तो दिल्ली की जनता सड़क पर निकल रही थी। कुछ एक दिल्ली की जनता की मानसिकता भी अलग है, वो किसी और राज्य की जनता की तरह नहीं है। मान लीजिए बगल में यूपी बिहार या और कोई हिंदी बेल्ट का राज्य है, या हरियाणा भी फॉर एग्जांपल लीजिए, तो कल्ट फॉलोइंग होती है और जनता जो होती है निकलती है। दिल्ली की जनता प्योरली मटीरियलिस्टिक है। दिल्ली की जनता को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब उसे वोट देना होता है, बाकी टाइम वो सोती रहती है, डॉर्मेंट स्थिति में रहती है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो इतनी जद्दोजहद करती किसी के लिए सड़क पे उतरे। भाई गर्मी बहुत है, एसी कैसे छोड़ दें तो वो नहीं निकलेगी, या अगर कोई मारपीट भी हो रही होगी तो भी वो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, तुम संभाल लेना। तो अरविंद केजरीवाल को लेकिन कुछ लोगों से उम्मीद थी, वो उम्मीदों पर पानी फिरा। जो मेन बात है, आम आदमी पार्टी का जो कैडर, जिसकी हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी, कि भाई आम जनता ना निकले, कैडर तो निकलता है ना। तो आम आदमी पार्टी का कैडर जो है वो नदारद रहा। अरविंद केजरीवाल को घुमाती रही ईडी सीबीआई, इधर उधर घूमते रहे, जेल से निकलते थे, कोर्ट में हियरिंग होती थी, बड़ी सी वो लंबी सी नीली वाली शर्ट और बैगी पैंट पहनते हुए जाते थे। लेकिन कोई कार्यकर्ता आप देखोगे 20-30 भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। फिर अरविंद केजरीवाल जब चुनाव के दौरान निकले थे, लोकसभा चुनाव के दौरान, और अरविंद केजरीवाल मतलब मंदिर वंदिर गए, इधर उधर रोड शो किया, तो भी आपने देखा कि वो जो एक मुख्यमंत्री जो जेल में रह के आया हो और जो ये क्लेम कर रहा हो कि मेरे को सताया जा रहा है और बीजेपी जो है मेरे को परेशान कर रही है, तो उस तरीके की भी कोई लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की देखने को हमें नहीं मिली। तो अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरह डिटर्मिंड है, उसको मालूम है कि अभी दो चुनाव हैं, उस पर वो फोकस कर रहा है। एक हरियाणा का चुनाव है और एक दिल्ली का चुनाव है। हरियाणा के चुनाव में उसका जो मेन एजेंडा है, ये जो आज का पैतरा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस कैसे रखता है वो, इसके पीछे ये है कि जैसे राहुल गांधी संविधान की किताब वो लाल वाली लेके घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, अरविंद केजरीवाल भगत सिंह की किताब लेकर आज घूम रहे हैं। और भगत सिंह जी ने जो जेल में किताब लिखी, भगत सिंह की जो जेल डायरी है, उसको लेकर वहाँ पहुँचे। इसके अलावा जो है उन्होंने इसी तरीके के आरोप लगाना इसी के संबंध में चालू किए और अपने आप को भगत सिंह के पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी। ये भी भारतीय राजनीति के लिए एक बेहद शर्मनाक स्थिति है कि एक अर्बन नक्सल और यूएस का पिट्ठू और एक थर्ड ग्रेड का आदमी जो कि देश को बांटने और विभाजनकारी नीतियों पर काम करता है, वो भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहा है। और जिस तरह का विरोध इस पे आना चाहिए था वो कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। हम और आप टाइप के लोग बैठे हुए यही कल्पना करते रहते हैं, भैया विरोध कर तो दो, लेकिन विरोध होता ही नहीं है इन चीज़ों पे। जो ये पिंचिंग पॉइंट्स होते हैं जिन पे विरोध दर्ज करवाना चाहिए, जिससे जनता के दिमाग में पेनिट्रेट हो बात, वो हम करते नहीं हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये आपसे मैं जानना भी चाहूँगा। उसके अलावा जब उसने वो किताब ली, उसने बताया कि देखिए जैसे भगत सिंह जो हैं जब वो जेल में थे तो उनकी जो वो चिट्ठियाँ थी वो अंग्रेज जो थे वो ले जाते थे। मैं जब जेल में था तो मेरी चिट्ठी जो थी वो एलजी तक नहीं पहुंचाई गई। केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं 15 अगस्त के पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी एलजी को, कहा कि भाई आतिशी सिंह या आतिशी मारलेना जो है वो झंडा फहराएंगी 15 अगस्त के दिन। तो मेरे को जवाब दिया गया, मुझे धमकाया गया कि भाई मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि अगर मैं दोबारा ऐसा करूंगा तो मेरे को जो वीकली अपने परिवार से मिलने का मौका दिया जाता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक ड्रामा जो है केजरीवाल ने खेला। फिर केजरीवाल जो कि एक नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी के सरगना है, सरगना ही कहूँगा, माफिया किस्म की पार्टी है, सारे गुंडे बदमाश और अराजक तत्व जो हैं वो उस पार्टी में शामिल हैं। और ये भी एक प्राइवेट कंपनी टाइप की है, घर की कंपनी है, जो भी कंपटीशन में आता है केजरीवाल बाहर फेंक देते हैं।
तो केजरीवाल जो है वो कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो आज केजरीवाल को लगा कि अब मैं अपने आप को विक्टिमाइज करूं, तो अब मैं हिंदुओं को एक तरीके से सेंटिमेंट्स में बहाने की कोशिश करूं। तो वो ले आए माता सीता को। केजरीवाल ने कहा कि भाई जो 14 साल के बाद जब भगवान राम वनवास से लौटे तो माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल ने कहा कि मैं आज पता है वैसी ही अग्नि परीक्षा देने वाला हूँ। अब ये बंदा माता सीता के बराबर अपने आप को रख रहा है। उसके बाद ये बंदा जो है खुद को ही पदवी देने का शौकीन रहा है। आपको याद होगा, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार खुद ही कहता है, खुद ही अपने आप को सारे तमगे दे देता है। तो आज इसने अपने आप को खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बता दिया। और जैसे हम नेगेटिव सेंस में या हम लोग यहाँ पे मजाक के तौर पे क्रांति लाने वाली बातें करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को क्रांतिकारी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भगत सिंह के बाद करीबन 95 साल बाद जो है आज़ाद भारत का एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जो है वो जेल गया। तो अब आप ये सोचिए कि भगत सिंह जो हैं उनके साथ क्या पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है। भगत सिंह ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और समूचे देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर निकलता है, खालिस्तानियों से फंडिंग लेता है पंजाब चुनाव के लिए, लिकर स्कैम करता है जिसमें दिल्ली को शराबी बनाना होता है, शिक्षा व्यवस्था इसकी पूरी चौपट कर रखी है, ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड पे ये चौक से लिखवा के आंसर टिपवाता है बच्चों को। जो वीक बच्चे होते हैं जिनको रेमेडियल की ज़रूरत होती है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाता, उनको स्कूल से निकाल देता है, जिससे कि रिजल्ट जो है दिखाने के लिए स्टार्ट्स के हिसाब से बढ़िया दिखाया जा सके कि देखिए दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाली जो जनता है, जो बच्चे हैं वो कितना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। झूठे क्लेम किए जाते हैं कि हमारे बच्चे हैं भाई वो जेई में सेलेक्ट हो रहे हैं, कि नीट में सेलेक्ट हो रहे हैं, कि ये निकाल रहे हैं, कि वो निकाल रहे हैं। कोरा झूठ पर उसा जाता है कि भाई डिफेंस के में जिन बच्चों को जाना है उनके लिए हम बताएं अलग तरह का स्कूल बना के घूम रहे हैं, जैसे कि एनडीए वगैरह में सिलेक्शन हो रहा है। यार बच्चे अपनी मेहनत से अगर कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली में ऑब्वियस सी बात है यार कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो अपनी मेहनत से हो रहे हैं। तुम्हारा क्या योगदान है उसमें? तुम्हारे स्कूल जो हैं तुम उस पर झूठ बोलते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दिल्ली की जनता अंधी है क्या? आपने देखा कि अभी कुछ महीने पहले जब बारिश नहीं हुई थी, मानसून नहीं आया था, तो पानी तक नहीं मुहैया करवाया जा रहा था लोगों को। लोगों के यहाँ पहले काला पानी आता था, कोका कोला वाले शेड का पानी आता था, अब नीला पानी भी आने लग गया है। पीला तो आता ही था। तो अलग अलग वैरायटी का विबग्योर वाला पूरा पानी बताएं दिल्ली की जनता को मुहैया करवा रहे हैं केजरीवाल। इस पे केजरीवाल की बोलती बंद रहती है। फिर जब बारिश हो जाती है, वही स्थान जहां पर पिछले इतने सालों से पानी भरता है, इतनी जगह लोग डूबते हैं, ठीक है, जानवर मवेशी जो होते हैं वो मारे जाते हैं डूब के, वहां वही स्थिति बरकरार है। अरविंद केजरीवाल की बोलती इस पे बंद है। एक वीडियो मेरी टाइमलाइन पर ही है और बाकी कई आपने देखा ही होगा, दिल्ली में कई जगह जरा सी बारिश होती है जल भराव की स्थिति हो जाती है। मेन जो अच्छी लोकेशंस हैं, दिल्ली की प्रोमिनेंट लोकेशन है, वहाँ भी पानी भर जाता है। और अरविंद केजरीवाल अपनी बताएं जो पीठ है स्वयं थपथपाते रहते हैं कि देखो मैं क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हूँ, मैंने देखो क्या काम किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई भाजपा वाले जो हैं वो कोशिश में लगे हुए थे कि मैं मुख्यमंत्री ना रहूं और मेरी पार्टी हट जाए और भाजपा सरकार बनाने में दिल्ली में कामयाब हो जाए। ऐसे ही पंजाब में भी वो ये कोशिश कर रहे थे कि पंजाब में भी वो कर लें। इसके अलावा केजरीवाल ने आज जो मुख्यमंत्री अभी बैठे हैं जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के हैं, यानी कि रीजनल पार्टी और बाकी पार्टियों के लोगों के लिए एक संदेश भी दिया। और केजरीवाल ने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे रखने की कोशिश करी। केजरीवाल का कहना है कि जितने भी नॉन बीजेपी सीएम्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री आपको जेल भेजें तो इस्तीफा बिल्कुल मत देना। हम सबको मिलकर लड़ना है, बहुमत से सरकार आई है और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा। इनका फॉर्मूला आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया, ऐसा केजरीवाल ने क्लेम किया। मतलब जो उनकी बेशर्मी है
जो नैतिक तौर पर एक मॉरल ग्राउंड्स पे इसको रिजाइन करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई ईमानदारी का तमगा लेके जेल नहीं गया था। इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्जेस हैं कि किस तरीके से इसने कई सौ फोन जो हैं वो तोड़े हैं, किस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश करी है। इसके ऊपर कई और भी आरोप लगे हुए हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जिसमें जल निगम और बाकी सारे जितने करप्शन की चीज़ें हैं उन पर अभी आगे और चीज़ें आनी हैं। और लेकिन ये अपने आप को खुद ईमानदारी का तमगा दे के कह रहे हैं, और बाकी अपने जैसे जो साठगांठ वाले हैं उनको मैसेजिंग दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो मैसेजिंग देने की कोशिश की गई थी वो दी गई होगी ममता बनर्जी, जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है ना। ये हमेशा ही नज़र आते हैं वहाँ पे ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी खैर कभी रिजाइन करने वाली नहीं, वो तो पक्की ड्रामची खुद ही हैं। उनका ड्रामा जो है वो चला अरविंद केजरीवाल की जो मतलब की प्रैक्टिकल बुक है उसी से बताया, शायद पन्ने फाड़ के ले गई होंगी ममता बनर्जी, और वही चीज़ फॉलो कर रही हैं। बस वो ये भूल जाती हैं कि भाई आखिरकार मुख्यमंत्री वही हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए, अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने ये कहा कि भाई नवंबर में जो है विधानसभा के चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि ये मेरी मांग है और मैं चाहता हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो। आपका फैसला यानी कि जनता का फैसला आने तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा और आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, ये उन्होंने बात रखी। अब तुम मुख्यमंत्री हो, अभी भी तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तुमने अपने आप को उससे दूर रखा है। तुम चाहो विधानसभा भंग कर दो, चुनाव हो जाएंगे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कौन आएगा तुम्हारे लिए चुनाव करवाने? तुम इलेक्शन कमीशन से कह रहे हो कि तुम नवंबर में चुनाव करवा दो। करवाने को करवा सकता है इलेक्शन कमीशन, उसमें है संवैधानिक तौर पर यह प्रावधान है। फरवरी में फेब 2025 में चुनाव होने हैं, उससे पहले चाहे तो नवंबर में दिसंबर में आराम से चुनाव हो सकते हैं। लेकिन भाई अगर तुम इतना ही मतलब कट्टर ईमानदार और क्रांतिकारी अपने आप को दिखाने की जो कोशिश में लगे हो, तो तुम खुद ही रिजाइन कर रहे हो, तो साथ साथ विधानसभा भी भंग कर दो। क्या जा रहा है? चुनाव हो जाएंगे अगर तुमको कोई डर नहीं सता रहा है। लेकिन केजरीवाल को करनी है राजनीति, और केजरीवाल उसी राजनीति की वजह से विधानसभा नहीं भंग करेगा। करीबन करीबन अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली, तो 3 महीने बाद वो चुनाव की पेशकश कर रहा है कि 3 महीने बाद चुनाव होने चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो अपनी गलत छवि जो कि दुनिया के सामने आई है कि ये जो है पद का त्याग नहीं करने वाले थे, उसको वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो पद का कोई लालच वालच रखता नहीं और मेरे अंदर कोई मोह माया नहीं है, और पार्टी फर्स्ट है मेरी, और मैं तो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और मैं पता रिजाइन कर दूंगा। फिर खुद ही को क्रांतिकारी बताना, खुद ही को कट्टर ईमानदार बताना, खुद ही को जनता के बीच में जाके इमोशनल ड्रामा खेलना, वो एक तौर तरीका है अपने एक दिखाना कि वो भाई कितने ब्रूटली ऑनेस्ट बंदे हैं और इनको विक्टिम बनाया गया है। इनका जो पार्टी कैडर है, जो कि एक मेन मुद्दा है, वो पूरी तरह लथर पथर है, गायब है। दिल्ली में ही जहां इनका गढ़ है, जहां केजरीवाल खुद हैं, वहां सुनीता केजरीवाल और बाकी लोग को खूब मेहनत करनी पड़ गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। कैडर पूरा गायब है। कैडर को दोबारा रिजुविनेट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए भी ये करना पड़ेगा कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं जो हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसा शीश महल में रह के हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और हरियाणा का चुनाव जो है वो भी एक फैक्टर है। अब इसमें कई लोग सरप्राइज होंगे कि हरियाणा का चुनाव में भाई ऐसा क्या तोप मार लेंगे, तो तोप नहीं मार पाएंगे। प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाए, जो मेरा अपना वो है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी मतलब अगर बहुत ज़्यादा लीनियंट भी ले जाए तो भी 3 सीटों से ऊपर मुझे नहीं लगता कभी ज़िंदगी बढ़ भी पाएगी वहाँ पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मंशा ये है कि वो इसको भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की दो मंशाएं हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हरियाणा के चुनाव में एक वो कार्ड खेलें, और जो ये क्रांतिकारी वाली अपनी छवि है और विक्टिमाइज्ड वाली जो छवि है, इसको लेकर हरियाणा पहुंच जाए। हरियाणा में पैदा हुआ है बंदा, वहाँ खेलेगा। वहाँ अगर कुछ सीटें भी लाने में कामयाब होता है तो ये कांग्रेस पार्टी को झटका देगा। कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा। कांग्रेस पार्टी को यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी, जो 3 पार्टी कॉन्टेस्ट बनाने की दिल्ली में आप कोशिश कर रहे थे और आप मंसूबे पाल के बैठे थे कि मुझे किनारे लगाए रहोगे और
जो तुम्हारी पार्टी के नेता हैं वो मेरे खिलाफ जब मर्जी होती है कुछ बयान करेंगे, फिर मुंह पोंछ के बैठ जाते हैं। तुम जाओगे, तुम कहोगे कि नहीं चलो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर देते हैं, वो सब जो ड्रामा है वो रुकेगा। और दिल्ली में मैं अपना एक छत्र राज रखूंगा, भाड़ में गया इंडिया अलायंस, भाड़ में गया कुछ, जैसे अपने अपने गढ़ में हर पार्टी बैठी है वैसे ही मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में इंडिया अलायंस का प्रतिनिधित्व करे। तो ये करने की मंशा है। अगर बाई चांस जो सिचुएशन आ रही है कि कट टू कट कंपटीशन है और कांग्रेस को अपर हैंड है बीजेपी से, और कुछ ऐसे समीकरण आगे आने वाले दिनों में बदलते हैं कि हंग असेंबली वाली सिचुएशन आती है, तो और हंग असेंबली में कई जो हैं वो किंग मेकर के तौर पर दौड़ेंगे, तो मान लो केजरीवाल की कुछ भी ऐसी आ गई जो कि उनका खाता खोलने में कामयाब रही, तो एक परसेप्शन तो उन्होंने ये दिया जनता को, जो कि दिल्ली की जनता को भी एक पूरा वो जाएगा मैसेज। हरियाणा में अगर इनका खाता खुलता है कि भाई देखो अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता ने रिकॉग्नाइज किया, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खाता जो है इतनी वल्नरेबल टाइम में खुल गया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वो एक नंबर्स हैं उसके हिसाब से देखिए। हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 2012 में उनका एक तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी हरियाणा में। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ी थी, आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 19 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, एक सॉरी, हाँ, 19 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी और करीबन 3 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, एक भी सीट नहीं जीती थी। 2019 का जो था विधानसभा चुनाव हरियाणा का, जस्ट बाद में जो हुआ था उसमें इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें कोई सीट नहीं जीती थी। इसमें करीबन 45 या 46 सीट्स थी, इन पे ये चुनाव लड़े थे। 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, इस बार ये लड़े, एक सीट इन्होंने वहाँ पर अलायंस के तौर पर ली, इसमें ये चुनाव लड़े और एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो इसमें इस बार इनकी कोशिश ये की जा रही है कि ये किसी भी तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़े और अपने कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करें। उसमें जब मुख्यमंत्री के कार्यभार से ये फ्री होगा, अपने आप को एक दिखा रहा होगा कि देखो मैं तो त्याग की मूर्ति हूँ और मैं चुनाव वुनाव जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ जनता की सेवा के लिए, और पद का मेरे को कुछ नहीं है, तो ये जनता के बीच में बेटर जा पाएगा। इसके ऊपर कोई बर्डन में नहीं होगा, कोई उस तरह की कंडीशंस जो कि एज अ सीएम इसके ऊपर लागू होती हैं उससे ये स्कॉट फ्री हो जाएगा। कैडर के बीच जाएगा, जनता के बीच जाएगा, तो जनता अगर इससे सवाल पूछने की मंशा रखती इस टाइम जब ये सड़क पे होता कि केजरीवाल जी तुम तो कट्टर ईमानदार हो, भाजपा वाले मान लो तुमको परेशान कर रहे हैं तो तुम मुख्यमंत्री पद त्याग क्यों नहीं देते, तो ये आप खुल के बोल पाएगा कि ना मैंने तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। मेरे ऊपर शीश महल के आरोप लगाए जाते थे तो उसका भी इसके पास काट है। इसने कहा है कि 15 दिन के अंदर मैं 2 हफ्ते के अंदर जो है सीएम हाउस छोड़ दूंगा, जो दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा उसके शपथ लेने के टाइम। तो अगर ऐसा ये करता है तो ये भी इसके लिए एक बड़ा फैक्टर जो होगा वो स्थापित होगा, क्योंकि इसको अपने आप को दिखाना है एक त्याग की मूर्ति। इसके अलावा जो है इसकी एक और मंशा ये है कि अलग अलग जो वोटर हैं उनको इसको साधना है। इसका वोट बैंक जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, सवर्ण वोटर भी है, मुस्लिम वोटर भी है, दलित ओबीसी हर एक जगह ये अपनी पकड़ बनाए घूमता रहता है। इस बार अगर बात की जाए तो इसको जो वोट जो हैं वो मिले हैं, दलित वोटर ने इसको लोकसभा चुनावों में वोट दिए हैं। यही सारे जो वोटर हैं इसको पकड़ने हैं। मुसलमान जो हैं वो जानते हैं कि भैया कौन सी पार्टी जो है वो इस तरीके की है कि इनका प्रतिनिधित्व कर मतलब इनको रिप्रेजेंट कर सकती है, और ये लोग ब्लॉक वोटिंग करते हैं। तो दिल्ली में भले ही विभाजन था एक तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ने का कि इतनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, इतनों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने इन ब्लॉक वोट दिया है, क्योंकि दिल्ली में उनको अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, या तो भाजपा है या फिर आम आदमी पार्टी है। तो उन्होंने जो वोट अपना उड़ेला था वो कंसेंसस में एक ब्लॉक के तौर पर आम आदमी पार्टी को उड़ेला था।
तो अरविंद केजरीवाल जो है इन सबको साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है अरविंद केजरीवाल की जो मंशा है वो ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो कंट्रोल कर सकें उसको मुख्यमंत्री बना दें। अब इसमें कई नाम चल रहे हैं। जो पहला नाम चल रहा है ऑब्वियस सी बात है, सबको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है पावर अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और ये तो अब आगे जाके ही कुछ दिनों में मालूम चलेगा अरविंद केजरीवाल किसको बनाता है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल लोगों पे बात कर सकते हैं। सुनीता केजरीवाल जो इनकी धर्मपत्नी है उनको अगर बनाने की कोशिश होती है तो फिर वही बात आ जाएगी, जो बाकी फैक्टर है त्याग की मूर्ति वाला वो कैंसिल हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई तुम हटे हो, तुमने लालू वाला काम कर दिया उठा के, तुमने जैसे उसने राबड़ी को बनाया था तुमने अपनी बीवी को बना दिया। घर का घर भी तुम्हारा रह जाएगा। जो तुम्हारे ऊपर स्कैंडल और स्कैम के आरोप लगते हैं कि तुमने अपना जो बंगला था उसको खूब बनाने खूब पैसा खर्च किया है वो सब, और तुम उसको त्यागोगे नहीं, वो और कंसोलिडेट होगा, बीजेपी इस पे आक्रामक होगी। तो नेवरदलेस कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो मुझे लगता है सुनीता केजरीवाल नहीं बनाएगा। आतिशी मारलेना का नाम चल रहा है। आतिशी मारलेना के पास सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो है इस समय, जितना भी कार्यभार है वही संभालती हैं। जब 15 अगस्त को झंडारोहण होना था तब जो एलजी थे वो अशोक गहलोत से करवा रहे थे, और सॉरी कैलाश गहलोत से करवा रहे थे, और ये जो थे ये आतिशी को लेके जा रहे थे। तो आतिशी को अगर ये लेकर आते हैं, अगर इनके बहुत अच्छे क्लोज टर्म में हैं, जो कि फोटो वीडियो खूब आए हैं कि अरविंद केजरीवाल के बात आते ही आतिशी पोडियम पे खड़ी होती हैं, भाषण दे रही होती हैं, तुरंत रोने लगती हैं, भलभला के आंसू बहते हैं। वो ग्लिसरीन लगा के बैठी थी या क्या था वो अलग है, लेकिन पक्का ड्रामा चलता है। फिर अभी जब अरविंद केजरीवाल की बेल की हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी वीडियो जो है जारी किया था आम आदमी पार्टी ने अपने हैंडल्स के थ्रू, कि मनीष सिसोदिया और एक दो और लोग बैठे हुए हैं और आतिशी जी बैठी लैपटॉप पे देख रही हैं और खुशी के मारे बिल्कुल प्रसन्न हो जाती हैं कि केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं। तो ये भी जो है ये भी एक फैक्टर है कि जो कि शो करता है कि केजरीवाल जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं और उनको लगता है कि ये मेरी क्लोज कॉन्फिडेंट है और ये मतलब मेरे को दगाबाजी नहीं करेंगी। अरविंद केजरीवाल के अंदर डर भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो अलग समीकरणों पर बेस्ड है। तो उनको ये शुरुआत से मालूम रहा है, इसलिए उन्होंने जितने भी कॉम्पिटिटर उनकी पार्टी में रहे हैं, चाहे कुमार विश्वास हो, वो सत्य हिंदी वाला आशुतोष हो, ये किरण बेदी हो, प्रशांत भूषण हो, इस टाइप के जितने भी लोग उनको इस तरीके के लगते हैं कि ये उनको कॉम्पिटिटर के तौर पर हो सकते हैं या इनको दिक्कत दे सकते हैं, उनको ये किनारे लगा देते हैं और वो मतलब खत्म हो जाती है उनकी राजनीति इधर से आम आदमी पार्टी से। तो अरविंद केजरीवाल को इस तरह का चेहरा चाहिए। फिर एक नाम चल रहा है कि ये जीके वाला एमएलए, इसका नाम चल रहा है ग्रेटर कैलाश वाले का, कि इसको बनाया जा सकता है। तो मुझे इसकी संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि बड़बोला टाइप का व्यक्ति है और मतलब ठीक है, मतलब एक प्रोमिनेंट इलाके से एमएलए है, पोर्टफोलियो भी उसके पास है। अगर देते हैं तो जीके वाले जो हैं वो तो खुशी हो जाएंगे भाई, वो इतने मददगार रहते हैं उनके लिए, तो वो मतलब और ज़्यादा खुश होंगे कि भाई हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बन गया। इसके अलावा दो और नाम है, एक कैलाश गहलोत है। कैलाश गहलोत को बनाने में जो इनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं थोड़ी दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक मन में शंका हो कि भाई जब मैं जेल में था तो जो एलजी थे, बीजेपी थी, ये इनके साथ ज़्यादा लट्ठम लट्ठा नहीं करती थी, और कैलाश गहलोत जो हैं उनसे झंडारोहण वगैरह करवाने की बात रखी गई। कास्ट फैक्टर के हिसाब से भी कुछ अलग समीकरण होते हैं, तो वो हो सकता है ना बनाए। आपका गोपाल राय जो है वो इनके यहाँ के एक सीनियर नेता है, और राजनीतिक तौर पर गोपाल राय बिल्कुल एक हाशिए पर बैठे रहते हैं। मस्त सीट वीट लगा के उनको बिठा दिया जाता है कोने में, थोड़ा दिखाने के लिए कि भैया हाँ ये भी हैं, और कोई खास वो वैल्यू नहीं है। तो ये भी मेरे को लगता है कि एक चेहरा है कि इनको भी आगे ला सकती है आम आदमी पार्टी, दिखाने के लिए कि भाई ये जो है मुख्यमंत्री जो है बन सकते हैं। इस पे क्या होगा कि केजरीवाल का अच्छा खासा कंट्रोल रहेगा,
वो आपने जिस तरीके से चाहे इधर उधर घुमा सकते हैं। घुमाने को तो खैर सौरभ भारद्वाज को भी घुमा ही सकते हैं, लेकिन आतिशी अगर बहुत ज़्यादा उनको लगती हैं कि बहुत खास है उनके, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक कुलदीप कुमार करके हैं इनके यहाँ के विधायक, उनका भी नाम आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि वो इरेलीवेंट है। कुछ लोग वो राखी बिरला या जैसे ही कुछ नाम है उस लेडी का, उसकी भी बात कर रहे हैं कि इसको भी बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बनाएंगे उसी को जो कि पहले से काम काज करने का उसको मतलब जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस है। काम तो खैर बहरहाल ये लोग करते नहीं है, लेकिन दिखावटी तौर पर भी भाई कोई बैठने लायक तो होना चाहिए ना, कि मतलब दिखाएं कि भाई फाइल पे साइन करना भी आता है। बाकी सब अलोल टप है इनके यहाँ। तो उसी तरह का चेहरा लाएंगे जो कि बोलने में कुछ तो हो। केजरीवाल अगर पर्ची पकड़ा है तो कम से कम बोल पाए। तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल किसको बनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार की जो गलती है उसको नहीं दोहराना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल लालू राबड़ी वाली गलती भी नहीं दोहराएंगे। नीतीश कुमार हेमंत सोरेन जो कि उनके नेक्स्ट बडी हैं, जो कि उनके साथ साथ दोनों जेल में थे, और हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन का जो प्रकरण हुआ है उससे भी सबक लेंगे। वो ऐसे किसी बंदे को नहीं बनाएंगे जिसको वो कंट्रोल ना कर पाए, और या फिर वो कुछ ऐसे एम्बिशन रखता हो जो कि इनको दिक्कत में डाल दे। तो ये देखते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, जो राहुल गांधी लाइमलाइट बटोर रहे थे कुछ टाइम पहले, संसद में बयान, संसद के बाहर बयान, यूएस जाके बयान, यूएस के बाद जो अपना अलग अलग इनकी पार्टी करती रहती थी, और ये इस समय मीडिया की लाइमलाइट में थे। अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलकर वो पकड़ लिया, और राहुल गांधी को एक तगड़ा कंपटीशन जो है वो मिल रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एंटी नेशनल पॉलिटिक्स जो है, या फिर ऐसी पॉलिटिक्स जो कि आमतौर पर आजकल एंटी मोदी पॉलिटिक्स के नाम पर जानी जाती है, जिसमें लोग ये भूल जाते हैं कि एंटी मोदी होने में एंटी नेशनल या एंटी आर्म्ड फोर्सेस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होके चलते हैं। तो उसमें अरविंद केजरीवाल एक मेन, जिसको कहते हैं मेन खिलाड़ी रहे हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक से लेके हर जो भी भारतीय सेना कदम उठाती है उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं, हर चीज़ पर संशय पैदा करते हैं। चाहे राफेल जो जेट की डील हो, चाहे कोई डील हो, उस पर वो अपनी जो है ऊट पटांग बातें करते हुए नजर आए हैं, जो कि सारी की सारी देश विरोधी, फोर्सेस विरोधी ही होती है। तो 2 दिन जो है अरविंद केजरीवाल या मीडिया में छाए रहेंगे। त्याग की मूर्ति और मासूम चेहरा, ये सब लटका हुआ चेहरा बना बना के फोटो उनकी मीडिया वाले चलाएंगे। जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था हिसाब किताब, उसको वापस मीडिया को पैसा प्लंजन करके जगाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के लिए ये कदम इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस समय स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बेल पर हैं, उनको अभी भी एक्यूज ही माना गया है, उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। ठीक है, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इनको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी, और 2 दिन में उन्होंने टटोलने की कोशिश की होगी कि भाई क्या लोगों का रिएक्शन आया, तो उनको कोई खास इम्पैक्ट दिखा नहीं। यही और रीज़न है कि कम से कम 48 घंटे बाद ये जो डिसीजन है इसको लाया गया। अब फिर जो है अरविंद केजरीवाल का पूरा पीआर सेटअप बैठ के अगले 48 घंटे वॉच करेगा कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, एक्चुअल ग्राउंड पर सर्वे वाले भेजेंगे ये लोग, अपने सर्वेयर से करवाएंगे कि भाई क्या प्रतिक्रिया है तुम्हारी। टैक्सी ड्राइवर, ऑटो वाले, ये सब जो केजरीवाल के मुख्य वोट बैंक हैं, मलिन बस्तियां जहां ये लोग फ्री बिजली और पानी का करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन इलाकों में भेज के ये सर्वे करवाने, पता करवाने की कोशिश करेंगे भाई इनको कैसा महसूस होता है। और वो उस हिसाब से अलग अलग कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेंगे। भाई ये कैसे, 2-3 ही लोग हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं, उन्हीं का नाम पूछ लेगा सर्वेयर जाके, भाई क्या लगता है इनका। इनके सोशल मीडिया के चिंटू तो चालू ही हो गए हैं, वो अपना अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो अभी पंजाब की सरकार की तरफ से आ रहा है, उधर स्क्रूटिनी नहीं है। इधर जो मेन है उस पर तो इस समय ईडी सीबीआई दोनों बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के बैठे होंगे, बेटा कहाँ कहाँ से तुम पैसा निकालते हो, क्या क्या करते हो। तो
ये भी एक फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल का ये कदम जो है वो अपने आप को बेचारा दिखाने की एक कदम होगी। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने एक विक्टिम कार्ड खेला कि देखो आईटी जो है हमारे अकाउंट फ्रीज कर रही है, हम पे पैसा नहीं है, हम पे पैसा नहीं है। लो तुम एक स्टिकर खरीदो, लो तुम एक बैंड खरीदो, लो तुम एक किताब खरीदो, एक टी शर्ट खरीदो सफ़ेद वाली, और हमको पैसा दो। क्राउड फंडिंग चालू करी। अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरह का फैक्टर खेल सकते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि भाई वाइट पैसा जो है वो आप निकालोगे तो उसको ऊपर पूरी स्क्रूटनी होगी एजेंसीज की, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी ही, अगर सीबीआई और उनकी चार्जशीट के हिसाब से देखा जाए, एक बेनिफिशियरी के तौर पर देखी गई है। अगर आप अपना ब्लैक का पैसा लाने की कोशिश करोगे तो तुरंत उठा के आपके ऊपर 2 एफआईआर और दर्ज होंगे और आपको डाल दिया जाएगा जेल में। वो करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। खालिस्तानी जो थे उनको आप धोखा दे चुके हो। जैसे उनको लगता था कि अमृतपाल वाले टाइम पे आप अमृतपाल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, और पन्नू और बाकी जो ये लोग हैं जो कि सीआईए और आईएसआई बैक्ड जो खालिस्तान मूवमेंट है, इसको स्पीयरहेड करो, क्योंकि आपने पैसा बहुत लिया है इनसे पंजाब चुनाव के लिए, तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें भी भगवंत मान एक थोड़ा अलग टाइप का मुख्यमंत्री है, एक अलग टाइप का फिगर है। दूसरा, केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह हावी है। पंजाब को वो बिल्कुल एक बच्चे के तौर पर देख रही है, बिल्कुल मनमानी नहीं करने दे रही है। तो भगवान मान जो है बड़ी लकड़ी ले भी नहीं पाते हैं और बाकी वहाँ पे बच के चलते हैं। तो किसान आंदोलन जो इस बार का हुआ, जो ये दूसरा वाला फेब में चल रहा था, उसमें भी हमने देखा कि भगवंत मान ने अपनी एक भूमिका दिखाई कि किस तरीके से वो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते हुए दिखे। केंद्रीय मंत्री लोग या जो भी लोग शामिल होते थे, मीटिंग करते थे तथाकथित किसान नेताओं के साथ, उसमें वो स्पीयरहेड करते थे। जो एमएसपी और बाकी चीज़ों को लेकर जो बात हुई थी, जिसमें बड़ा अच्छा प्लान दिया था फेब में बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से, उसको प्रेजेंट ही तथाकथित किसान नेताओं के सामने भगवंत मान ने किया था। लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, कोई असल किसान जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसान सम्मान निधि से लेके बाकी सारे बेनिफिट्स उनको वैसे ही मिल रहे हैं। बाकी जो और भी बेनिफिट्स हैं उनके लिए केंद्र सरकार उनके लिए लगातार लगी हुई है। तो वो मानना था नहीं तो उन्होंने डिनाई कर दिया। तो यही एक जो है वो भी चीज़ चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल इससे भी बचेंगे, वो जनता के बीच जाएंगे कि देखो यार, मैं तो जैसे रहता हूँ लंबी सी उतरी हुई ओवर साइज शर्ट पहने, रेनॉल्ड्स का एक बॉल पेन लगाए हुए, और ढीली सी पैंट, तो मैं तो बहुत आम आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, है ना। और मैं जब पैसा नहीं है तो यार मेरे को एक काम करो आप मेरे को थोड़ा पैसा दो, मेरे को चुनाव जितवाओ, और देखो बीजेपी जो है वो मेरे खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और मैं तो बेचारा मासूम इंसान, मेरे को प्रताड़ित किया गया, मेरे को फोर्स किया गया, इस तरीके करके वो ड्रामा खेलेगा। बीजेपी को एक चैलेंज ये है कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेजेंट करने के लिए, जो कि उनको इतने टाइम में बना लेना चाहिए था। और बीजेपी के लिए बड़ा आसान होता, जो मेरा अपना आकलन है, करीबन करीबन 18-19 सीटों तक पहुंचना, जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आया था। मतलब उतना तो श्योर शॉट था कि वो पहुंचते केजरीवाल के एब्सेंस में। और बाकी वो जिस तरीके से चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरीके से अपने कैंपेन को स्पीयर हेड करते हैं, उनको मौका मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे भी जब केजरीवाल एक प्रमुख चेहरे के तौर पर वापस अपनी पार्टी के चलेगा और वो गली गली जाके वोट मांगेगा और पूरी नौटंकी करेगा फुलटू जैसे पहले वो करता है, जब से अन्ना ने इसको उठा के आपके हमारे सर पे बिठा दिया, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर जाना चाहेगी तो महामूर्खता करेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है उसको कम करने की और काटने की कोशिश खुद स्वयं भाजपा की मूर्खताओं की वजह से हुई है। हर म्यूनसिपाल्टी का चुनाव, हर राज्य का चुनाव, हर जगह चुनाव में मोदी जी को बैठा देते हैं। मोदी जी एक बड़ा चेहरा है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, शीर्ष शीर्ष नेता हैं भाजपा के, उनकी एक वैल्यू है। वो बैठ के केजरीवाल के पैरेलल नहीं चुनाव करेंगे ना। और केजरीवाल क्योंकि एक चेहरा है, तो उसके विरोध में अगर आपको चुनाव में उतरना है तो आपको एक चेहरे के तौर पे आना पड़ेगा। तो अगर अभी भी समय रहते बीजेपी एक कंसेंसस स्थापित करती है और एक चेहरा चुन लेती है कि ये हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, और जितने तमाम फैक्शंस हैं
उनको डाइल्यूट करती है, कहती सब इनके पीछे लामबंद हो जाओ। तो चुनावों में बिल्कुल बीजेपी अच्छा कंपटीशन दे सकती है और क्या पता जीत भी जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की भूमिका बना रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करता आया है, उसमें आपको चेहरा चाहिए ही चाहिए। बिना चेहरे के आप नहीं टिक पाओगे। तो इतना ही मेरे को इस पे कहना है। बाकी काफ़ी लंबा बोल रही हूँ, बाकी टॉपिक पे बीच बीच में बोल लूँगा, बोलने का होगा तो इस पे भी और भी कुछ विचार हैं, लेकिन वो भी डिस्कशन वाइज आगे बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता ये बहुत टिपिकल टॉपिक है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। इस टॉपिक पे आप जानते हो, आप देखते आ रहे हो कि किस तरीके से दिल्ली की राजनीति करवट बदलती है, किस तरह अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला चल रहा था। तो माइक लीजिए, अपनी बात रखिए, आप लोग की बात सुनना चाहूँगा। माइक पर दो सदस्य हैं जिनको ही बोलना हो, दोनों में से माइक अपना ओपन करिए, बोलना चालू करिए। बाकी जिनको माइक चाहिए हो माइक ले लीजिए।